इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का क्लास 8 का रिसोर्स यानी कि संसाधन जो चैप्टर है वो चैप्टर करेंगे। देखिए, सबसे पहले रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स यानी कि एनीथिंग दैट वी यूज, ठीक है, जो हमारे उपयोग में आती है। यानी कि देखिए, रिसोर्स इज एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, यानी कि जो भी वस्तु या चीज़ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वह संसाधन है। मान लीजिए हम ये पेन से लिख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का संसाधन है। हम इस पे पढ़ा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का संसाधन है। आप फ़ोन पे पढ़ रहे हो, आपका फ़ोन भी एक प्रकार का संसाधन है, एक टाइप का रिसोर्स। यानी कि एनीथिंग दैट वी यूज, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वो चीज़ क्या है, संसाधन है। यानी कि एवरीथिंग यूजफुल बिकम अ रिसोर्स, यानी कि जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, टेक्स्ट बुक, वेजिटेबल, सारे क्या है, संसाधन। ऑल रिसोर्स हैव यूटिलिटी, ठीक है। और ये यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता, सारे रिसोर्स का कोई ना कोई उपयोग है कि ना, उपयोग है यानी कि यूटिलिटी है। यूटिलिटी मेक्स समथिंग अ रिसोर्स, यानी कि कोई भी चीज़ यूटिलिटी रिसोर्स संसाधन बनाती है। मान लीजिए पेन की हमको उपयोगिता है यानी कि यूटिलिटी है, तब ना ये रिसोर्स होगा। मान लीजिए बुक हम पढ़ रहे हैं, बुक की यूटिलिटी है, मतलब उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है, हम इसको पढ़ते हैं, हमारी ज़रूरत इससे पूरी होती है, हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यानी कि बुक क्या होता है, बुक से क्या हमको मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति हो रही है मतलब हम बुक का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि उपयोगिता हो रही है। तो जिस चीज़ की उपयोगिता हो रही है वो चीज़ क्या हो जाएगा, संसाधन। एनीथिंग दैट वी यूज या फिर सेटिस्फाइड, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। ये एनसीईआरटी का लाइन है, वही सेम टू सेम लाइन है जो चीज़ अभी यहाँ पे बताया है ये। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। इसकी कुछ उपयोगिता है। और यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अ रिसोर्स, मतलब कोई चीज़ उपयोगिता ही किसी चीज़ को संसाधन बनाती है। मान लीजिए हमको किसी चीज़ की उपयोगिता नहीं है तो वो संसाधन नहीं है हमारे लिए, समझ में आया। और उपयोगिता है तो हमारे लिए संसाधन है। तो उपयोगिता ही किसी चीज़ को संसाधन बनाती है। यानी कि ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, यानी कि देखिए कोई भी रिसोर्स का कुछ वैल्यू है ना। मान लीजिए पेन से लिख रहे हैं क्यों, तो इसका कौन सा वैल्यू है। अगर हम इससे पैसा कमा रहे हैं तो इकोनॉमिकल वैल्यू है। तो किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। अब समझते हैं वैल्यू के बारे में, ठीक है। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि क्या है उसकी आर्थिक ज़रूरत है या फिर कितना लायक है वो चीज़। यानी कि वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, कितना लायक है, यानी कि कितना मूल्य है, ये सब हो जाएगा। तो रिसोर्स है वैल्यू, किसी भी संसाधन का वैल्यू होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर नॉन इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए किसी चीज़ से हमको पैसे की प्राप्ति हो रही है तो वो इकोनॉमिक वैल्यू हो गया, आर्थिक महत्व है। मान लीजिए मेटल है तो मेटल एक प्रकार का रिसोर्स है, मेटल से हमको इकोनॉमिक लाभ होता है, पैसा आता है, तो वो इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें, यानी कि देखिए कोई अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हम देखने के लिए कहाँ कहाँ पहाड़ पर भी जाते हैं। मान लीजिए नेपाल जाते हैं घूमने, क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको देखने का मन करता है, पहाड़ पर घूमने का मन करता है। तो वो भी क्या है, एक टाइप का रिसोर्स है। यानी कि ब्यूटीफुल सीनरी भी का भी कोई वैल्यू है, यानी कि वैल्यू है तो वो रिसोर्स है। हालांकि उसका नो इकोनॉमिक वैल्यू बट स्टिल इम्पोर्टेंट। ये मतलब ब्यूटीफुल सीनरी का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस होता है कि ना। मान लीजिए आप नदी के पास घूमने जाते हो, क्यों, क्योंकि वो ब्यूटीफुल सीनरी है, हालांकि उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट वो रिसोर्स यानी कि संसाधन है। यानी कि संसाधनों में मूल्य आर्थिक या गैर आर्थिक होता है, और धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है कि ना। सुंदर दृश्य आर्थिक मूल्य नहीं रखते हैं पर महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपके बुक में ऐसे ग्रोसरी टाइप का दिया होगा, देखिए नया वाला बुक में पेटेंट का मतलब क्या होता है, कहता है ना फिल्म में ही मूवी के इसी मतलब ये मूवी के नाम पेटेंट हो गए। पेटेंट मतलब किसी चीज़ का अपना अधिकार कर लेना, उसका यूज कोई नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई आदमी अपना चाय पत्ती, स्पेशल चाय पत्ती बनाया, ठीक है। चाय पत्ती का क्या, मान लीजिए हाँ पेप्सी है, ठीक है।
पेप्सी कंपनी है, अपना पेप्सी कोको कोला पेप्सी अपना ठंडा बनाया, ठीक है, और ठंडा में कौन सा केमिकल मिलाया, क्या मिलाया, उसका पेटेंट कर लिया। पेटेंट कर लिया इसका मतलब ये है अब उतना कंपोनेंट मतलब उतनी मात्रा में चीज़ें कोई और नहीं डाल सकता, उसका वो चीज़ कोई और कॉपी नहीं कर सकता, वो उसके नाम का हो गया है। अब सिर्फ वही उस चीज़ का उपयोग कर पाएगा, ठीक है, तो वो पेटेंट होता है। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, यानी कि कोई हम इन्वेंशन किए और उस पर अपना पेटेंट कर लिए, तो अब आपके उस आइडिया या उस चीज़ का उपयोग कोई नहीं कर पाएगा अगर आप पेटेंट कर लीजिएगा तो आपके बुक में ये दिया हुआ है, इसलिए बता देते हैं। पेटेंट मतलब एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन, यानी कि खोज या आविष्कार पर विशेष अधिकार, ठीक है। फिर उसके बाद अगला चीज़ है टेक्नोलॉजी। आपके बुक में दिया हुआ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग। मतलब हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी विकसित हो रहा है, क्या चीज़, मतलब कि हमारे पास अभी जितना ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करके हम आगे अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो वो क्या चीज़ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। मान लीजिए पहले हमारा जो हमको पता था कि चक्का है, ये गोल चलता है, हमको ये पता था, तो हमने टेक्नोलॉजी विकसित की और चक्के से क्या बना लिया, साइकिल बना लिया। थोड़ा और विकसित हुआ, साइकिल से क्या बन गया, मोटरसाइकिल बन गया। थोड़ा और विकसित हुआ, मोटरसाइकिल से क्या बन गया, गाड़ी बन गया। तो टेक्नोलॉजी, हम अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नया नया चीज़ विकसित कर रहे हैं, यही चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी। समझ में आया, यानी कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी एज रिसोर्स। और ये चीज़ रिसोर्स संसाधन है कि ना, देखिए संसाधन है, क्योंकि हमारे ज़रूरत था चक्का, हमारी ज़रूरत था साइकिल, तो वो भी रिसोर्स हुआ। बन गया हमारा मोटरसाइकिल, तो वो भी रिसोर्स हुआ। अगर ये गाड़ी बन गया तो वो भी रिसोर्स हुआ, क्योंकि वो ज़रूरत है। उसके बाद देखिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी एज रिसोर्स, यानी कि समय और तकनीक भी एक प्रकार का संसाधन है। मान लीजिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, यानी कि हम किसी चीज़ पे समय देते हैं और उन चीज़ों को विकसित करते हैं, उन चीज़ों पूर्व ज्ञान से का अनुभव लेके उस चीज़ को और एडवांस करते हैं। तो उसमें हम क्या देते हैं, हम अपना समय देते हैं और अपना टाइम देते हैं, मतलब समय देते हैं और अपना टेक्नोलॉजी देते हैं। मतलब समय तो देते ही हैं और साथ में जो टेक्नोलॉजी हमको पता होता है उसका उपयोग करके हम किसी चीज़ को रिसोर्स बना सकते हैं कि ना। मान लीजिए हमको नॉलेज है साइकिल बनाने का, तो हम अपना समय देंगे 10 घंटा और हमको जो टेक्नोलॉजी पता होगा उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके साइकिल को एज अ रिसोर्स तैयार कर लेंगे। यानी कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन आइडियाज एंड इन्वेंशन क्रिएट न्यू रिसोर्स। जैसे कि देखिए आग का खोज क्यों हुआ, खाना पकाना था तो धीरे धीरे आग का खोज हो गया। मान लीजिए जब चक्का का आविष्कार हुआ तो ट्रांसपोर्ट और इजी हो गया। पहले मतलब पहले ठेला से लेके जाता था, अब ट्रक से लेके जाता है। टेक्नोलॉजी विकसित हुआ तभी ना। तो टेक्नोलॉजी क्या है, एक प्रकार का रिसोर्स ही है। समय भी क्या है, एक प्रकार का रिसोर्स ही है। अब देखिए आपके बुक में ऐसे दिया हुआ है, अ वेरी वैल्यूएबल वानी, मतलब ये माँ अपने बेटी को कर रही कि तुम बहुत मूल्यवान हो, तो इसकी बेटी कर रही क्या, मैं भी एक संसाधन हूँ। तो हाँ, ये भी एक प्रकार का संसाधन है क्योंकि इसका उपयोग हो रहा है, यानी कि इसकी माँ के लिए ये एक प्रकार का रिसोर्स न हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए टाइप ऑफ रिसोर्स, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो कुछ ऐसे संसाधन हैं जो नेचुरल में उपलब्ध होते हैं, जो हम बनाते नहीं है, नेचुरल में पहले से है, जैसे कि जल, वाटर, ठीक है, एयर, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कुछ ह्यूमन मेड है, मान लीजिए आप पंखा बनाए, वो आपके ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो वो कैसा रिसोर्स है, मैन मेड रिसोर्स। और ह्यूमन खुद भी एक प्रकार का रिसोर्स है, क्योंकि मानव खुद भी तो अपनी आवश्यकता का पूरा करता है या फिर दूसरे आदमी की आवश्यकता का पूरा करता है, आवश्यकता को पूरा करता है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का रिसोर्स है। अब देखिए नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो ड्रॉन फ्रॉम नेचर, हमको जो चीज़ नेचर से मिलेगा वो नेचुरल रिसोर्स होगा। तो ड्रॉन फ्रॉम नेचर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन
इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ये आप लिख लीजिए, यानी कि जो प्रकृति से सीधे मिलते हैं और कम बदलाव के साथ उपयोग होते हैं। मान लीजिए हवा है, पानी है, मिट्टी है, खनिज है। हवा को आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन भी जाता है, बट ऑक्सीजन आप हवा ही ना डायरेक्ट लेते हैं, पानी ही डायरेक्ट लेते हैं, मतलब ज़मीन से सीधा पानी निकालते हैं, पीते हैं। मिट्टी का आप उपयोग करते हैं। ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, जिसमें हम ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका उपयोग करते हैं। नेचुरल भी दो प्रकार के होता है, एक रीन्यूएबल, एक नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब क्या है, जो नवीकरणीय है, जो जल्दी से बन जाएंगे। जैसे कि देखिए हवा है, हवा रीन्यूएबल है, सूरज की रोशनी है वो रीन्यूएबल है, रोज़ रोज़ आ जाता है। बट ओवर यूज ऑफ, देखिए वाटर भी रीन्यूएबल है, मिट्टी भी रीन्यूएबल है। मिट्टी हालांकि नॉन रीन्यूएबल कह सकते हैं, क्योंकि मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है, बट मिट्टी प्रकृति में बहुत मात्रा में हमेशा बनते रहता है, हमेशा बनते रहता है, तो इसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। जंगल भी नॉन रिन्यूएबल है, बट आप बहुत जंगल को यूज कीजिएगा, काटिएगा 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 तो जंगल ख़त्म हो जाएगा। आप पानी बहुत खर्च कीजिएगा तो पानी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बारिश से ही ना, मतलब ग्राउंड वाटर फिल होता है। अगर आप पानी बहुत यूज कीजिएगा तो ग्राउंड वाटर फिल लेट से होगा बारिश के कारण। तो इसके कारण जो भी रिन्यूएबल चीज़ है उसका भी लिमिटेड यूज करना चाहिए, बिना काम के ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो रिन्यूएबल किसको बोलेंगे, जो चीज़ क्विकली रिन्यू हो जाएगा, जैसे हवा, पानी, सूरज का प्रकाश, ठीक है। यानी कि हिंदी में तेज़ी से पुनः बन जाने वाले चीज़ को नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। जैसे जल, मिट्टी, जंगल का गलत उपयोग इसकी मात्रा घटा देता है, रिन्यूएबल चीज़ की मात्रा घटा देता है। नॉन रिन्यूएबल में क्या होगा, मान लीजिए देखिए कोयला बनता तो है, लेकिन इसके बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और उतना दिन तक आदमी जीवित नहीं रह सकता है। मतलब एक आदमी का लाइफ स्पैन उतना दिन नहीं न रहता है, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल में कहा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कैसे बनता है, ह्यूमन या जानवर कोई भी चीज़ मर गया, ज़मीन के नीचे दब गया, लाखों करोड़ों साल में कोयला और पेट्रोलियम बन जाता है, बट उसके बनने में हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाता है, जो कि ह्यूमन लाइफ स्पेन से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। लिमिटेड स्टॉक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल टेक 1000 ईयर। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण। देखिए मान लीजिए आप नेपाल में है, पहाड़ी इलाका पे, पहाड़ी इलाका में तो आपको ईंट मिलेगा ज़्यादा नहीं, वहाँ पे लकड़ी ज़्यादा मिलेगा, लकड़ी का घर आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप गांव में चले आए, अपने गांव में, बिहार में, ठीक है, और मान लीजिए किसी गांव में चले गए, वहाँ पे किस चीज़ का मकान मिलेगा, ईंट का। मान लीजिए आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ आपको पानी का कम मिलेगा, वाटर एज ए रिसोर्स वहाँ पे कम मिलेगा। मान लीजिए आप चले जाइए मेघालय में, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, जो कि डिपेंड करता है टेरियन, यानी कि भू आकृति, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ऊंचाई, इन सभी चीज़ों पर, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। भू आकृति, जलवायु, ऊंचाई, वितरण असमान है। ग्लोसरी में देखिए स्टॉक ऑफ रिसोर्स, यानी कि क्या है, जो अमाउंट होता है रिसोर्स का हमारे यूज़ के लिए उपलब्ध होता है, उसी को ना कहते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स। मान लीजिए पानी है, तो पानी जितना उसका स्टॉक मौजूद होगा, कहते हैं ना कि कितना स्टॉक में है। स्टॉक का मतलब क्या है, जितना चीज़ उपयोग के लिए है, उपलब्ध है। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज तो हम देख लिए पूरा। नेचुरल में दो प्रकार का था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब हम देखते हैं मैन मेड रिसोर्स। आदमी कौन सा चीज़ बनाता है, आदमी जो चीज़ बनाएगा अपने उपयोग के लिए वो मैन मेड हो जाएगा। तो मेड बाय ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल में देखिए बिल्डिंग आदमी है अपने उपयोग के लिए बनाया, तो वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। जितना भी मशीन से बनाया वो ह्यूमन मेड हो गया। रोड, ब्रिज, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड। और टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी विकसित होता है वो मानव ही ना बनाता है। जो भी टेक्नोलॉजी आप सीखे होइएगा किसी मानव से ही ना सीखे होइएगा। तो टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है।
जो इंसान प्राकृतिक संसाधनों से बनाता है, उदाहरण के लिए इमारत, मशीन, सड़क, पुल, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तकनीक भी मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके बुक में एक छोटा सा कहानी दिया हुआ है, इससे हमको क्या सीख मिलता है पहले सीखिए तब बताते हैं। क्रॉप ruined ड्यू टू ड्राउट, यानी कि सूखे से पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो ये वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, सोच रही है हम क्या कर सकते हैं कि फसल को रोक सकते हैं बर्बाद होने से। कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन खोजने लगती है, इसको सोल्यूशन मिल जाता है। यानी कि खाद बना दी या फिर कुछ और बना दी, ऐसा चीज़ बना दी जिससे फसल इसका ख़राब नहीं होगा। इट्स ऑल थैंक, अभी मतलब किसान को वो चीज़ बता दी या फिर दवाई बना के दे दी, तो किसान इसके पास गया खुशी खुशी तक आ रहा है। इट्स ऑल थैंक टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुडंट फाइंड अ सॉल्यूशन। यानी कि किसान इसका सोल्यूशन ढूंढ सकता था नहीं, तो ये कहाँ से मिला? ये वैज्ञानिक इसको खाद बना के दी। यानी कि देखिए टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया कि ना। ये टेक्नोलॉजी से ही ना ये वैज्ञानिक रिसोर्स बना ली और मतलब खाद उद बना ली, यानी कि ये ह्यूमन भी एक प्रकार का रिसोर्स हो गई कि ना। तो ये ह्यूमन भी एक प्रकार का रिसोर्स हो गई इस किसान के लिए। यानी कि रीड अपॉन द ह्यूमन आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, आदमी एक दूसरे पर निर्भर है कि ना। ये किसान फसल उगाया और फसल ये सारा खाएगा, तो किसान निर्भर था इस साइंटिस्ट पे, और साइंटिस्ट भोजन खाएगी तो किसान ही ना बना के देगा। तो सारे ह्यूमन एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। प्रोवाइड फूड ग्रेन एवरीवन, साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। तो यही अभी आपको जस्ट बताएं ह्यूमन एक प्रकार का रिसोर्स कैसे हो गया कि ना ह्यूमन रिसोर्स। तो सी नंबर में देखेंगे हम ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन। पीपुल विथ स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बराबर क्या होगा? अपने स्किल को बेहतर करना, ठीक है ना। कौशल, ज्ञान और क्षमता वाले लोग शिक्षा व स्वास्थ्य से मानव संसाधन बेहतर बनते हैं। यानी कि मानव संसाधन का मतलब विकास, कौशल बढ़ाना। अब देखिए स्टॉक ऑफ रिसोर्स, ये तो हमको बताया नहीं, देखते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स यही ना है, ये चीज़ तो बताइए। स्टॉक अमाउंट ऑफ रिसोर्स यानी कि संसाधन का भंडार, उपलब्ध कुल मात्रा कितना है, वही ना स्टॉक ऑफ रिसोर्स हो। उसके बाद हम संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं? बचाना जरूरी है ना। मान लीजिए वाटर है, वाटर संसाधन है, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, तो इसको बचाना ज़रूरी है कि ना। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे लिए जीवन संभव नहीं है। यानी कि हमको रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना आवश्यक है। यानी कि यूजिंग रिसोर्स केयरफुली प्लस अलाइंग देम टू रिन्यू, यानी कि रिसोर्स को हम केयरफुली यूज करेंगे और उसको रिन्यू होने में मदद करेंगे। जैसे कि रिड्यूस, कम यूज करें, रिसाइकल मतलब उसी चीज़ को दोबारा यूज कीजिए। मान लीजिए अब पानी है, पानी को कम यूज कीजिए। और मान लीजिए राजस्थान है, तो राजस्थान में पानी का रिसाइकिल किया जाता है। मान लीजिए पानी को नहाए, पानी कहाँ गया? नाला में। नाला में हम उस पानी से फिर सिंचाई कर लेंगे, उस पानी को रिसाइकिल कर दिए, मतलब उस पानी को फिर साफ़ करेंगे और फिर किसी चीज़ में उपयोग करेंगे तो रिसाइकिल हो गया। और देखिए किसी और चीज़ में यूज किए, रिसाइकिल हो गया, और फिर उसी चीज़ को, उसी पानी को यूज कर लिए तो रीयूज हो गया। मतलब कि पानी को हम दोबारा बना लिए, अच्छा, और फिर से यूज किए तो वो रिसाइकिल हो गया, और उस गंदे पानी को फिर किसी और चीज़ में यूज के लिए तो रीयूज हो गया। यानी कि हम किसी चीज़ को कम ही उपयोग कर सकते हैं, उसी चीज़ को दोबारा ही उपयोग कर सकते हैं, उसी चीज़ को अच्छे कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, और फिर इसी चीज़ को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिपल आर से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं किसी रिसोर्स का। मान लीजिए अब कंजर्वेशन नहीं कीजिएगा, सारा पेड़ पौधा सूख जाएगा तो क्या होगा? आपको हवा नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा तो आप मर जाइएगा। तो इसलिए कंजर्वेशन जरूरी है रिसोर्सेज का, ठीक है ना। संसाधन का सावधानी से उपयोग प्लस में पुनः बनने का समय देना, यानी कि घटाओ, पुनर्चक्रण करो, पुनः उपयोग करो। कम उपयोग करो, उसी चीज़ को फिर से उपयोग करो, मतलब उसी चीज़ को फिर से अच्छा करके उपयोग करो और फिर से उपयोग करो। यही चीज़ होता है। यानी कि बच्चे ने कागज़ कपड़े से बैग बनाया और संरक्षण का तरीका है कि ना। किड्स ने क्या बैग बनाया, किस चीज़ से? न्यूज़पेपर से, क्लॉथ से। अब ये कुछ चीज़ होता है
मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। विकास हो रहा है सतत, किस चीज़ के कारण? मतलब बिना वातावरण को क्षति पहुंचाए, ठीक है। तो यूजिंग रिसोर्स टू मीट प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि देख लीजिए, आप पानी का यूज कर रहे हैं ना, तो पानी का इतना यूज कीजिए कि वो फिर से रिसाइकल हो जाए या फिर से वो भर जाए, ठीक है। मान लीजिए आप खूब पानी यूज कर रहे हैं, खूब पानी यूज कर रहे हैं, तो बारिश होगा कितना भी, तो पानी उतना बारिश के माध्यम से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, फ्यूचर में पानी खत्म हो जाएगा या नहीं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं बिना भविष्य में उस चीज़ का मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए उस चीज़ को बिना हानि पहुँचाए, ठीक है। मान लीजिए आप खूब एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, उससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को हानि होगा, आने वाले बच्चों में तरह तरह की परेशानियां हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि यूजिंग रिसोर्स टू मीट प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि संसाधनों का उपयोग वर्तमान आवश्यकता के अनुसार लेकिन भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है ना। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपके बुक में दिया हुआ है। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। समझ में आया? तो केयरफुली किसी चीज़ को यूज करना, फ्यूचर जनरेशन के आर सेफ मतलब फ्यूचर जनरेशन सेफ रहे, तो उसी चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ऐसा विकास जो भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ नियम कानून भी लगाए गए हैं, जैसे कि आपके बुक का ही है ये, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब सभी चीज़ जिसमें जीवन है उसका रक्षा करना है, पेड़ पौधा का रक्षा करना है, जीव जंतु का रक्षा करना है। मान लीजिए कौवा नहीं रहेगा तो क्या होगा, पर्यावरण में जितने भी कूड़ा करकट है वो सही साफ नहीं हो पाएगा, तो उन चीज़ों को भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपके घर में छिपकली नहीं रहेगा तो क्या होगा, छिपकली जो होता है वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े बहुत हो जाएंगे आपके घर में। मान लीजिए आपके घर में चूहा नहीं रहेगा तो क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा बहुत हो जाएगा घर में। और मान लीजिए आपके घर में चूहा भी बहुत हो गया तो क्या हो गया, वो भी दिक्कत है। तो बिल्ली भी होना चाहिए, यानी कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों के पास लाइफ है, उन सारी चीज़ों को आपको केयर करना है। समझ में आया? रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका दूसरा नंबर है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब कि अपने ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को इम्प्रूव करो, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाओ, वो भी ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तीसरा है कंजर्व द अर्थ्स वेटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब यही चीज़ हम जो ना बताएं, चूहा है, फिर बिल्ली है, छिपकली है, इन सारे चीज़ों को हमको कंजर्व करना होगा, डाइवर्सिटी विविधता पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए शेर नहीं रहेगा तो हिरन ज़्यादा होगा तो वो सारा पेड़ पौधा खा जाएगा, खा जाएगा, पेड़ पौधा ख़त्म हो जाएगा आपके लिए, फिर ऑक्सीजन नहीं बचेगा। समझ में आया? यानी कि बाघ भी ज़रूरी है, शेर भी ज़रूरी है, समझ में आया, हिरन भी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी गई हुई है, इन डाइवर्सिटी को हमको कंजर्व करना होगा, ठीक है ना। और जो विटिलिटी है अर्थ की शक्ति है, उसको भी कंजर्व करना होगा, ठीक है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमको कम से कम करना है। समझ में आया? मान लीजिए अब पानी का उपयोग कम से कम कीजिए, जितना आपका उपयोग ज़रूरत है उतना उपयोग किया, ज़्यादा आप उपयोग काहे कीजिएगा, उससे भी दिक्कत है। फिर उसके बाद चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसाइज टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के प्रति अपना व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन कीजिए। मान लीजिए कोई कह रहा है कि ये वो 10 बाल्टी पानी से नहीं आई थी तो हम 20 बाल्टी में पानी से नहीं आई, तो उससे क्या होगा, पानी खत्म होगा। इसलिए अपने व्यवहार में चेंज कीजिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान कीजिए, पर्यावरण को बचाइए। इनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। मान लीजिए आपके घर के आसपास है, सबको बताइए कि ऐसे कंजर्व कीजिए, पर्यावरण को ऐसे सुरक्षित कीजिए। समझ में? उसके बाद देखिए
प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल है, यही ना अभी चीज़ हम बताए हैं। आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दे दिए हैं कि रेस्पेक्ट ऑल लाइफ, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंजर्व डाइवर्सिटी, रिड्यूस रिसोर्स डेवलपमेंट और चेंज एटीट्यूड टुवार्ड्स इन्वायरमेंट और एनेबल कम्युनिटीज टू केयर ऑफ नेचर। इन्हीं चीज़ों को हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, और उसको हिंदी में यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इस चीज़ों को याद करना होगा, तो आप इतना बड़ा बड़ा क्यों याद कीजिएगा, इतना शॉर्ट फॉर्म अगर एग्जाम में आएगा तो शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ठीक है। इस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। सभी जीवों का सम्मान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, सतत विकास के लिए क्या जरूरी है, सभी जीवों का सम्मान, जीवन स्तर सुधारना, प्रकृति की विविधता को बचाना, संसाधन की कमी को रोकना, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण बदलना और समुदायों को सशक्त बनाना। एक्टिविटी लेट्स डू फॉर फन, डू एंड फन सेक्शन नोट्स। देखिए पहला क्या है एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। एक्टिविटी नहीं दिए हैं क्योंकि एक्टिविटी का जरूरी नहीं है। एक्टिविटी से हमको क्या, इसका आर्थिक महत्व, मूल्य, अफेक्शन, ओल्ड फ्लॉक। देखिए जो भी पुराना, जैसे कि मान लीजिए अफेक्शन, किसी चीज़ से लगाव, कोई पुराना डांस उन, कोई दृश्य, इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पर इसका महत्व है कि ना, है ना, महत्व है, महत्व बहुत है। मान लीजिए सुंदर दृश्य नहीं रहेगा तो आदमी नेपाल में घूमने जाएगा नहीं। घूमने क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पर देखने वाला सीनरी अच्छा होता है, तो उसका आर्थिक मूल्य तो नहीं है, पहाड़ उहाड़ का आर्थिक मूल्य तो नहीं है, लेकिन उसका महत्व है, महत्व है, ठीक है ना। इसी के आधार पर रहीमन पानी राखी है एक कहानी दिया हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो पानी पानी है ना, अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो जीवन भी ख़त्म हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए, पानी रखिए, नहीं रखिएगा तो जीवन ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए वाइंड एज अ रिसोर्स। अब हवा को कैसे संसाधन बनाया। पहले के आदमी क्या करता था, पहले के आदमी, मान लीजिए इंग्लैंड, भारत जब आज़ाद हुआ 1947, उस समय का हम बात बता रहे। उस समय आदमी क्या करता था, जहाज पर एक बड़ा सा चादर लगा लेता था, मतलब कपड़ा, और कपड़ा को तान देता था, हवा जिधर का है उधर जा रहा है गाड़ी, जा रहा है नाव। तो उससे क्या होता था, वाइंड एज अ रिसोर्स यूज कर लेता था कि ना। पहले प्री हिस्टोरिक में हमारा मतलब चीज़ें डेवलप्ड होती गई, पानी वाला जहाज तेल से चलने लगा तो उसमें नाव का ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब वो कपड़ा लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी आ गया है, तो हवा से क्या होता है, पानी इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है कि ना, तो वाइंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने समय दिया, अपना टेक्नोलॉजी दिया, तो वो हवा क्या बन गया, रिसोर्स बन गया, बन गया कि ना। यानी कि हम अपना टाइम दिया, टेक्नोलॉजी दिया, तो वो हवा रिसोर्स बन गया। उसके बाद अब कुछ डिफिनीशंस है बहुत सारे, क्योंकि इस चैप्टर में डिफिनीशंस ही इम्पोर्टेंट है, तो हमने सारे डिफिनीशंस को एक जगह कर लिया है। आप इसको थोड़ा थोड़ा रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। हम बता देते हैं, जैसे कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है, और रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू ह्यूमन एंड कैन सेटिस्फाई देयर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। समथिंग बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन पीपुल यूज इट एंड फाइंड वैल्यू और यूटिलिटी इन इट। यानी कि संसाधन वह कोई भी चीज़ जो मनुष्यों के काम आए और उसकी आवश्यकता पूरी करे, संसाधन है। जब किसी वस्तु में उपयोगिता यानी कि काम आने की क्षमता और मूल्य होता है तभी वह संसाधन कहलाता है, ठीक है। अब उपयोगिता का मतलब क्या है, यूटिलिटी मीन्स द यूजेबिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मेक इट अ रिसोर्स। यानी कि उपयोगिता का मतलब किसी वस्तु की का उपयोगी होना, किसी चीज़ का उपयोग किया जा सके, वही संसाधन बनाती है। वैल्यू का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का मूल्य, तो वैल्यू मीन्स द वर्थ ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिसोर्स, इट मे बी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या है, मान लीजिए आप पेन से लिख रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ हो गया इकोनॉमिक, और मान लीजिए आप सुंदर दृश्य हो जाएगा तो सुंदर दृश्य देख रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक। यानी कि मूल्य किसी संसाधन का महत्व, उपयोगिता दर्शाते हैं, या आर्थिक जिसे बेचकर पैसे मिले, या गैर आर्थिक महत्वपूर्ण पर बेच नहीं सकते हो सकता है। अब नेचुरल रिसोर्स किसको कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। तो नेचर में जो चीज़ हमको मिलेगा हम उसका सीधे उपयोग करेंगे, तो नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आर रिसोर्स दैट आर टेकन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच चेंजेज, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स।
प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो सीधे प्रकृति से मिलते हैं और जिसमें बहुत कम बदलाव किया जाता है। उदाहरण के लिए हवा, पानी, मिट्टी और खनिज। ठीक है। फिर उसके बाद रीन्यूएबल रिसोर्सेज और यानी कि नवीकरणीय संसाधन, रिसोर्स डैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको रीन्यूएबल यानी कि शॉर्ट पीरियड में हो जाना चाहिए रिन्यू। मान लीजिए कोयला रिन्यू होता है पर हजारों करोड़ों लाखों साल बाद, तो उससे क्या मतलब हुआ? आदमी तो उतना दिन में तो आदमी का 50 गो बीड़ी चल जाएगा, तो वो रिन्यू होकर ही क्या होगा? बहुत दिन में रिन्यू होगा। यानी कि रिन्यू तो हो लेकिन बहुत जल्दी, शॉर्ट पीरियड में। मान लीजिए हवा है, वो जल्दी रिन्यू हो जाता है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, मतलब हाँ हवा। और मान लीजिए सूरज का प्रकाश है, सनलाइट, वो रोज़ रोज़ रिन्यू होता है, रोज़ आता है कि ना, तो वो रिन्यूएबल चीज़ होगा। और नॉन रिन्यूएबल क्या होगा? यानी कि रिन्यूएबल समझ में आया? एग्जाम्पल में सनलाइट, वाइन, वाटर वे संसार जो प्रकृति में पुनः बन जाते हैं, उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी। और नॉन रिन्यूएबल क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन, रिसोर्स दैट एग्जिस्ट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी एंड टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्म अगेन। यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है? बहुत टाइम लेता है बनने में। ठीक है। वे संसाधन जिसकी मात्रा सीमित होती है और वे जो दोबारा बनने में हजारों साल लगाते हैं, उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस। और ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी कि मानव निर्मित संसाधन क्या होगा? रिसोर्स मेड बाय ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। एग्जाम्पल में रोड हो गया, बिल्डिंग, मशीन, ब्रिज, क्या हो गया? ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाएगा। जो ये संसाधन जो मनुष्य प्राकृतिक संसाधन से बनता है उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे सड़क, इमारत, मशीन। और ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन क्या हो गया? पीपुल विद देयर नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी आर ह्यूमन रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। मानव संसाधन वे लोग जो अपने ज्ञान, कौशल और क्षमता का सृजनशील होते हैं, उसको ह्यूमन। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन का विकास हम कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूव करके स्किल को, तो इम्प्रूविंग पीपुल्स स्किल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड गुड हेल्थ सो दे कैन क्रिएट मोर रिसोर्स। यानी कि शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों के कौशल को बढ़ाकर उन्हें अधिक संसाधन बनने आने योग्य बनाना। मान लीजिए आप पंखा बना रहे हैं। ठीक है। आपके पास स्किल उतना नहीं है, तो आप धीरे धीरे पंखा बना रहे हैं। या फिर लोहार को देखिए, लोहार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। मान लीजिए एक लोहार है, वो आरी से कुछ काट रहा है। ठीक है। ऐसा आरी जो होता है, इस आरी से कोई चीज़ काट रहा है। ठीक है। आरी से काट रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन एक काटने वाला एक औजार होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक से चलता है, वो जल्दी से काट देता है। तो उस मान लीजिए आरी से जो काट रहा है वो तो धीरे धीरे काटेगा, और जो ये औजार से काटने से किया इलेक्ट्रिक वाला औजार से, वो जल्दी से काट देगा। तो यानी कि शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल बढ़ाकर अधिक संसाधन बनाने योग्य बना सकते हैं कि ना। मान लीजिए 10 गो बाँस काट रहा है आरी से 1 घंटा में, तो ये 5 मिनट में 10 गो का बाँस काट देगा। तो ये अधिक संसाधन बना सकता है कि ना। कैसे? मानव संसाधन विकास इसी को ना करेंगे। अब उसके बाद रिसोर्स कंजर्वेशन यानी कि संसाधनों का संरक्षण। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग टाइम टू रिन्यू देमसेल्फ इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना और उन्हें पुनः बनने का समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। उसके बाद देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत विकास। हम अपने भविष्य के पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपने संसाधन का उपयोग करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यूजिंग रिसोर्स इन सच अ वे दैट प्रेजेंट नीड आर मीट विदाउट हार्मिंग अ नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। संसाधनों का ऐसा उपयोग जिसमें आज की ज़रूरत पूरी हो, भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित ना हो। और टेक्नोलॉजी मतलब हो ही गया, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल टू मेक द ईजियर एंड बेटर। यानी कि प्रौद्योगिकी यानी नवीन ज्ञान और कौशल का उपयोग जिसमें काम आसान और बेहतर हो सके। तो ये चीज़ हो गया। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज का सलूशन दे देंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।